सेना के एक बेकाबू हो चुके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार के परीक्षण ने पास के शहर में ऐसा कहर बरपाया कि लाखों लोग पल भर में मारे गए। लेकिन इसके बाद जब राहत और बचाव अभियान शुरू हुआ तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ लाशें मरने के कई दिनों बाद दोबारा हरकत करने लगीं। सरकारी जांच के बाद दावा किया गया कि ये अनडेड जीव किसी वायरस की वजह से नहीं बने, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण उनकी मानसिक गतिविधि किसी तरह सक्रिय हो गई। ये न तो तेज चलते हैं, न ही काटने से कोई संक्रमण फैलता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तो बस एक और भीषण आपदा की शुरुआत है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 में रिलीज हुई ज़ॉम्बी फिल्म वी बरी द डेड की। सच को जानबूझकर छुपाते हुए सरकार ने आपदा के बाद की सफाई के लिए आम नागरिकों को भारी तनख्वाह पर भर्ती करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अनजान लोग इस काम के लिए आकर्षित हो गए। अन्ना ने भी इसमें नाम लिखवा दिया। वजह पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपदा के वक्त उसका पति कोर जोन में एक होटल में काम के सिलसिले में गया था और तब से लापता है। जिंदा है या मरा कुछ पता नहीं। क्वारंटीन जोन के अंदर जाकर उसका सुराग ढूंढने के लिए अन्ना के पास यही एक रास्ता था, इस दिखने में बेखतरनाक लेकिन असल में खतरनाक मिशन का हिस्सा बनना। दुर्भाग्य से जिस होटल में उसका पति ठहरा था वो सबसे खतरनाक इलाके के पास था और सरकारी योजना फिलहाल बाहरी इलाकों से धीरे धीरे सफाई करने की थी। अन्ना बेचैन थी, लेकिन मजबूरी में उसे आदेश मानने पड़े। काम करते हुए मौके का इंतजार करना पड़ा। आम नागरिक होने के कारण अन्ना को सबसे गंदा और डरावना काम सौंपा गया, लाशें समेटने का काम। वह मास्क पहनकर बहुत सावधानी से शवों को उठाती है, क्योंकि भले ही सरकार कहती है कि ये जीव खतरनाक नहीं है, फिर भी आदेश है कि अगर कोई हरकत करता दिखे तो तुरंत सैनिकों को सूचना दी जाए और सैनिक आते ही बिना कोई सवाल किए उसे वहीं मार देते हैं। सरकार के इस दोहरे रवैये से अन्ना के मन में शक पैदा होने लगता है, लेकिन उसकी टीम का साथी रेग इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसके लिए ये काम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है और शायद मौका मिला तो मौके से कीमती सामान लूटने का भी। इसी बीच दोनों की पहली बार उस ज़ॉम्बी जैसी चीज से मुठभेड़ होती है। एक आदमी कोने में चुपचाप खड़ा था। उसे जिंदा इसलिए माना गया क्योंकि उसकी पलकें कभी कभी झपक रही थीं। रेग तुरंत बाहर जाकर दिए गए सिग्नल फ्लेयर को दाग देता है। कुछ ही देर में सैनिक पहुंचते हैं और उस आदमी को वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन यह दृश्य अन्ना के दिल को भारी कर देता है। अगर सब कुछ ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो अगर उसका पति किसी तरह जिंदा भी हुआ तो उसे भी सरकार तुरंत दोबारा मार देगी। अब अगर किसी को सच में बचाना है तो एक ही रास्ता है, मुख्य टीम से पहले उसे ढूंढ निकालना। यह सोचते ही अन्ना ने अचानक अपनी योजना बदल ली। उसने तय किया कि गहरी रात में अकेले चुपचाप निकल जाएगी, लेकिन असलियत ये थी कि किसी भी तरह की अफरा तफरी रोकने के लिए रिहायशी इलाकों में पहले से कर्फ्यू लगा हुआ था और रात में किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। योजना अमल में आने से पहले ही नाकाम हो गई। बेबस अन्ना एक बार में जा बैठती है। इधर उसका साथी रेग काफी देर से वहां बैठकर पी रहा था। कई दिनों की साथ साथ ड्यूटी में वह पहले ही अपने इरादे उसके सामने जाहिर कर चुका था। उदास चेहरे वाली अन्ना को देखकर रेग उसे दिलासा देता है, इतना मत सोचो। लेकिन यह सुनते ही अन्ना खुद को रोक नहीं पाती और अपने दिल की चिंता उसके सामने रख देती है। रेग की बेपरवाह आवाज सुनकर अन्ना को एहसास होता है कि शायद उसने गलत इंसान को अपनी परेशानी सुना दी। लेकिन तभी उसे उससे बात करने का एक तरीका सूझता है। भावनाओं की दुहाई देना यहाँ किसी काम का नहीं था, लेकिन मोटी रकम जरूर उसे मना सकती थी। भारी इनाम का वादा सुनते ही रेग तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही दोनों इधर उधर खोजते हुए एक गैराज में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पूरी तरह सुरक्षित मैनिकिन मिलती है। लेकिन जब वे पीछे देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वहां फर्श पर कई असली लाशें पड़ी होती हैं। आपदा के वक्त ये लोग पार्टी कर रहे थे। दोनों मजबूत थे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रैग वहीं बैठकर रास्तों की योजना बनाने लगता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक औरत चुपचाप अपनी आंखें खोल चुकी थी। इधर जब रैग पेट्रोल ढूंढने की तैयारी कर चुका होता है, तभी अन्ना की नजर थोड़ी दूर खड़ी एक ज़ॉम्बी जैसी औरत पर पड़ती है। इस बार वह हिम्मत करके उसके पास जाती है। वह औरत अपने जबड़े पर काबू नहीं रख पा रही थी, लगातार दांत पीसने की आवाज निकाल रही थी और बार बार आईने में खुद को देखना मानो यह बता रहा था कि वह अपने दोबारा जिंदा हो चुके चेहरे से खुद भी नाखुश है। तभी लौटकर आए रेग की नजर उस पर पड़ती है और वह घबरा जाता है। रेग की आवाज सुनते ही अन्ना भी और कुछ जांचने की बजाय उसके साथ तुरंत वहां से निकल जाती है। दोनों चुपचाप लोहे की बाट खोलते हैं और एक सुनसान रास्ते में घुस जाते हैं। फौज की निगरानी से बचते हुए वे उस क्वारंटीन जोन के अंदर दाखिल होते हैं जिसे अब तक साफ नहीं किया गया था।
मुख्य टीम से पूरी तरह दूर होने के बाद ही वे राहत की सांस लेते हैं और सड़क पर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक रेग जोर से ब्रेक लगाकर रुक जाता है। आगे सड़क के आखिर में कई सैन्य वाहन खड़े थे, शायद किसी और इलाके की सफाई करने वाली टीम। दोनों हालात समझकर फौरन छिप जाते हैं। लेकिन उसी पल अन्ना की नजर दूर जाती है। एक ज़ॉम्बी चुपचाप उन्हें घूर रहा था। इस बार वह पहले की तरह दूर खड़ा नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। किस्मत से उसी वक्त वहां से एक सैन्य टुकड़ी गुजर रही थी। इधर उधर देख रहे एक सिपाही की नजर उस पर पड़ती है और वह तुरंत उसे खत्म कर देता है। बिना रुके सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। मौत को करीब से छूकर बच निकले दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे कोर जोन के करीब पहुंचते हैं, हवा में फैला जहर और भी गाढ़ा होता जाता है। मजबूरन वे एक एम्बुलेंस से मास्क ढूंढ निकालते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि ये दोबारा जिंदा हुए लोग सरकार के कहे मुताबिक बिल्कुल भी बेखतरनाक नहीं है, बल्कि वे और ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे। बार बार शीशों से टकराकर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। डरे हुए दोनों अब कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं करते और तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक बाइक का पेट्रोल लगभग खत्म नहीं हो जाता। आखिरकार मजबूरी में वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि यह जगह ज्यादा सुरक्षित तो नहीं, लेकिन यहाँ एक चलने वाला नल मौजूद है जिससे पानी भरा जा सकता है। दोनों तय करते हैं कि यहाँ थोड़ी देर रुककर खुद को संभालेंगे। लगातार एक ही पोज में लंबे समय तक बाइक चलाने की वजह से रेग का कंधा बुरी तरह दर्द कर रहा था। अन्ना उसकी मदद करते हुए कंधे की मालिश करने लगती है। लेकिन तभी पीछे से एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। अच्छी बात यह थी कि वह ज़ॉम्बी बहुत धीमी गति से चल रहा था। पास आने से पहले ही दोनों की नजर उस पर पड़ जाती है। लेकिन वह अब तक देखे गए ज़ॉम्बियों में सबसे ज्यादा आक्रामक था। जब दोनों जान की बाजी लगाने ही वाले होते हैं, तभी एक सैनिक अचानक आकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं होती। जब लाओ माँ को पता चलता है कि वे चोरी छिपे अंदर घुसे हैं, तो वह तुरंत आदेश देता है कि अन्ना को यहीं रुकने दिया जाए। वह खुद रेग को साथ लेकर नजदीकी बेस पर लौट जाता है। लेकिन यह फैसला अन्ना को अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि दोनों को अलग अलग क्यों किया जा रहा है। कुछ देर बाद लाओ माँ अकेला ही वापस आता है। वह बताता है कि रेग को डर था कि उससे जवाब तलब होगी, इसलिए मौका पाकर वह भाग गया। अन्ना को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन इस वक्त विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। मजबूर होकर वह लाओ माँ के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन अंधेरा होने के बाद भी वे किसी बेस तक नहीं पहुंचते। कुछ समय बाद लाओ माँ गाड़ी रोकता है एक फार्म हाउस के पास। ये जगह किसी सैन्य बेस जैसी नहीं लगती। लाओ माँ बताता है कि यह वाकई एक अस्थायी ठिकाना है, बस बाकी साथी एक आपात मिशन पर निकल गए हैं। लेकिन अन्ना की नजर घर के अंदर रखी एक तस्वीर पर पड़ती है, लाओ माँ और एक औरत की साथ की फोटो। उसकी नजर समझते ही लाओ माँ पीछे मुड़कर देखता है और बिना झिझक सच स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि यह औरत उसकी पत्नी थी और यह जगह असल में उसका घर है। उस वक्त उसकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी, बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। लेकिन इस आपदा में उसकी भी मौत हो गई। लाओ माँ कहता है कि वह अन्ना के दर्द को समझता है और इत्तेफाक से जिस आपात मिशन पर बाकी लोग गए हैं, उसकी लोकेशन अन्ना के पति के होटल से ज्यादा दूर नहीं है। लाओ माँ कहता है कि वह अन्ना को भी अपने साथ वहां ले जा सकता है, लेकिन बदले में अन्ना को उसकी एक मदद करनी होगी। असल में वह अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता था। वह चाहता था कि अन्ना उसकी पत्नी के कपड़े पहने, उसकी शादी की अंगूठी पहने और आखिरी बार उसके साथ एक नृत्य करे। अन्ना लाओ माँ की इस मांग को मान लेती है, लेकिन पति की यादों में डूबी होने की वजह से वह अंगूठी पहनने से इनकार कर देती है। ये सुनते ही लाओ माँ बेचैन होकर अंदर आ जाता है। वह एक कान में संगीत चलता हुआ हेडफोन थमा देता है, फिर उसे थामकर सुरों के साथ धीरे धीरे झूमने लगता है। इस थोड़े सुकून भरे माहौल में अन्ना को भी अपने पति के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी कल्पनाओं में अपने प्रियजनों की गर्माहट महसूस कर रहे होते हैं। तभी अन्ना होश में लौटती है, लेकिन अब लाओ माँ का रवैया बदलने लगता है। वह जिद करने लगता है कि अन्ना को अंगूठी पहनकर नाच दोबारा करना होगा। लगातार मना करने पर उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। अब अन्ना को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे जैसे लाओ माँ उसकी ओर बढ़ता है, डरी हुई अन्ना फूलदान उठाकर उस पर दे मारती है। फिर वह तुरंत दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर लगातार दरवाजा पीटे जाने की आवाजें आती रहती हैं।
घबराई अन्ना कोई और रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़े एक सूजे फूले शव पर पड़ती है। बाहर खड़ा लाओ माँ कहता है कि वह कोई दरिंदा नहीं है। उसका कहना था कि उसकी रिसर्च के मुताबिक कुछ लोग इसलिए दोबारा जिंदा होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई अधूरा काम रह गया होता है, और उसकी पत्नी भी इसी हालत में थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी किसी दिन फिर जागेगी। यह सुनकर अन्ना समझ जाती है कि गहरे दुख ने लाओ माँ को पूरी तरह तोड़ दिया है और वह अब भी अपनी पत्नी को जिंदा मानकर उससे बात कर रहा है। मौका मिलते ही अन्ना खिड़की से बाहर कूद जाती है, फिर चुपचाप मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है ताकि कार की चाबी लेकर यहाँ से भाग सके। लेकिन अगले ही पल सीढ़ियों से उतरते लाओ माँ से उसकी आमने सामने टक्कर हो जाती है। डर के मारे वह पास के एक गोदाम में भाग जाती है। लाओ माँ टॉर्च लेकर अंदर आता है और उसी पल एक झलक में अन्ना देख लेती है यहाँ कई ज़ॉम्बियों को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। तभी उसे समझ आता है कि लाओ माँ को ज़ॉम्बियों की इतनी जानकारी क्यों है। असल में वह लंबे समय से उन्हें कैद करके उन पर रिसर्च कर रहा था। अन्ना जान जाती है कि अब उसके बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। वह आखिरी दांव खेलने का फैसला करती है। अन्ना रोने धोने का नाटक करती है, माफी मांगती है और कहती है कि वह बस बहुत डर गई थी। इस बार वह अंगूठी पहनकर पहले वाला नृत्य जारी रखने को तैयार है। यह सुनकर लाओ माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे बढ़कर अन्ना को जोर से गले लगा लेता है। इसी दौरान अन्ना चुपचाप कमर में छुपाया हुआ नुकीला औजार निकाल लेती है। आखिरकार वह लाओ माँ की बीमार मानसिकता का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देती है। इसके बाद अन्ना जल्दी से चाबियां ढूंढती है और वहां से निकलने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही वह लाइट जलाती है तो देखती है लाओ माँ की पत्नी थोड़ी दूर खड़ी उसे घूर रही है। वह सचमुच दोबारा जिंदा हो चुकी थी। बस फर्क इतना था कि लाओ माँ सूरज निकलने से पहले आखिरी पल में मर गया था और इस सब के पीछे कहीं न कहीं अन्ना खुद जिम्मेदार थी। लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। वह तुरंत गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भरने लगती है। तभी उसे याद आता है असल में वह और उसका पति एक वादा पूरा न कर पाने की वजह से आपस में उलझ गए थे। आपदा से पहले ही उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उसका पति काम के सिलसिले में बाहर गया था और लौटकर विवाह को लेकर खुलकर बात करना चाहता था। कह सकते हैं कि यह आपदा कहीं न कहीं अन्ना के लिए भी एक ढाल बन गई। कम से कम उसे इज्जत के साथ सब कुछ टालने का मौका मिल गया। शादी को बचाने की अन्ना की जिद भी लाओ माँ की पत्नी के लिए बीमार लगाव से कम नहीं थी। इसी बीच आगे का रास्ता पूरी तरह बंद मिल जाता है। मजबूर होकर अन्ना गाड़ी छोड़ देती है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पैदल चलने लगती है। लेकिन अकेली होने की वजह से वह यह नहीं देख पाती कि खतरा चुपचाप उसके पीछे आ चुका है। एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके पीछे से निकल आता है। हालांकि टूटे कांच पर पैर पड़ने से आवाज हो जाती है, लेकिन जब तक अन्ना को शक होता है वह घबराकर लगभग जमीन पर गिर जाती है। ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। डरी हुई अन्ना भागकर एक पलटी हुई बस के अंदर घुस जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर अन्ना उसे खत्म कर देती है। दूर डूबते सूरज को देखकर उसे एहसास होता है कि अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। वह जल्दी से सूरज ढलने से पहले सड़क किनारे खड़ी एक वैन ढूंढ लेती है और वहीं रात गुजारने का फैसला करती है। वह मेहनत से वैन के अंदर पड़े शव को बाहर निकालती है और अंधेरा होने से पहले सब साफ कर लेती है। अब उसके लक्ष्य तक सिर्फ 6 किलोमीटर बचे थे, लेकिन जितना वह करीब पहुंच रही थी उतनी ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका पति मर चुका ना हो, और उससे भी ज्यादा डर था कि कहीं वह एक डरावना ज़ॉम्बी बन चुका हो। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के बीच थकी हुई अन्ना नींद में डूब जाती है। लेकिन आधी रात एक दहाड़ की आवाज उसे जगा देती है। अन्ना समझ जाती है कि शायद कोई शव दोबारा जिंदा हो गया है। वह सावधानी से गाड़ी से नीचे उतरती है। सोचती है कि अगर वह नुकसानदेह न हो तो पहले ही उसे खत्म कर दे, लेकिन जो वह देखती है वह उसकी सोच से बिल्कुल अलग होता है। वह ज़ॉम्बी एक इंसान की तरह शांत होकर अपने परिवार के लिए कब्र खोद रहा था। यहाँ तक कि उसे देखने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अन्ना को लाओ माँ की कही हुई बात याद आ जाती है। अन्ना समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी बस अपने जीवन के अधूरे काम पूरे कर रहे हैं। यह सोचते ही वह उस ज़ॉम्बी की इच्छा पूरी करने में मदद करती है और फिर उस आत्मा को जो शरीर में कैद थी
आखिरकार मुक्ति दे देती है। यह सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि वही काम वह अपने पति के साथ भी करने का मन बना चुकी थी। कुछ देर बाद बेचैन और टूट चुकी अन्ना आखिरकार अपने पति तक पहुंच जाती है। वह जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल निष्क्रिय। खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी अन्ना सोचती है कि अब चाहे जो भी सच्चाई हो वह उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है, उसके पति ने शादी की अंगूठी नहीं पहनी हुई थी। कुछ समझकर अन्ना चुपचाप इधर उधर देखती है और जल्द ही मेज पर रखी एक औरत की वर्क आईडी पा जाती है। इसके बाद बाथरूम में उसी औरत की एक और लाश मिलती है। सच्चाई साफ हो जाती है, पति काम के लिए नहीं बल्कि अफेयर के लिए आया था। यह हकीकत अन्ना को खुद पर हंसी का पात्र महसूस कराती है और विडंबना यह कि अब तक उसका पति जिंदा भी नहीं हुआ था। जाहिर था कि उसे अपने जीवन में किसी अधूरे काम का एहसास ही नहीं था। तभी दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आती है। रेग वहां पहुंच चुका था। वह भागा नहीं था बल्कि उसे ढूंढते हुए आया था। ये साफ था कि वह उतना बेरहम नहीं था जितना दिखता था। रेग अन्ना के लिए अंधेरे में एक रोशनी की किरण बन जाता है और यहीं अन्ना आखिरकार अतीत को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह अपने पति के शव को जला देती है और उसे समुद्र में प्रवाहित कर देती है। ये सिर्फ उसे दोबारा जिंदा होने से रोकने के लिए नहीं था, बल्कि अपने बीते हुए जुनून से अलविदा कहने का तरीका भी था। अब अन्ना उसके लौट आने की कल्पनाओं को आखिरकार खत्म कर सकती थी। जब दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो एक बार फिर उनकी मुलाकात लाओ माँ की पत्नी से होती है। लेकिन तभी अन्ना देखती है कि उसका उभरा हुआ पेट अब पिचक चुका है और उसकी स्कर्ट पर सूखे हुए खून के दाग लगे हैं। कुछ समझ पाती उससे पहले ही दोनों के कानों में पास से एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। आवाज का पीछा करते हुए वे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं वह औरत एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। यहीं पर यह कहानी लगभग समाप्त हो जाती है। ये फिल्म पारंपरिक ज़ॉम्बी फिल्मों से अलग है। ये दिखाती है कि कई बार जिंदा लोगों का जुनून मरे हुओं के दोबारा उठने से भी ज्यादा डरावना होता है। लाओ माँ पत्नी की मौत स्वीकार न कर पाने की वजह से पागल हो गया। अन्ना भी पति के प्रति अपने जुनून के कारण एक जानलेवा सफर पर निकल पड़ी। यहाँ तक कि उसके पति की बेवफाई की चाह खुद उसकी मौत की वजह बन गई और बच्चे का जन्म इस थीम का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। मौत और तबाही के मलबे में एक माँ अपने आखिरी जुनून के सहारे न सिर्फ दोबारा जिंदा हुई बल्कि एक नई जिंदगी को जन्म भी दिया। वह मौत और जीवन के बीच एक पुल बन गई, जो यह दर्शाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं होती और शायद जीवन की परिभाषा हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है।